नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे एक राजनीतिक परिवार पर और पूरा विस्तार से उस परिवार की समीक्षा करेंगे। भादरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में ये परिवार है, तो उसकी हम समीक्षा करेंगे। दोस्तों, आज आसपास खबरों सहित मुख्य खबर की ओर अगर रुक करें तो दोस्तों आज 1685 मामले देश में कोरोना के आए हैं। 83 लोगों की मौतें हुई है। 21,530 मामले ही अब सक्रिय पूरे देश में बचे हैं। तो कुल मिला के आज 25 मार्च को क्या विशेष दिवस है दोस्तों? 1655 को सन्नी के सबसे बड़े ग्रह टाइटन के रूप में आज ही के दिन 25 मार्च को खोज हुई थी। और इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस आज 25 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। और प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं और कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा स्वतंत्रता सेनानी गौरीशंकर विद्यार्थी का दोस्तों 25 मार्च आज ही के दिन 1931 को निधन हुआ था। दोस्तों, मैं आपको गौरीशंकर विद्यार्थी के बारे में बताऊं तो 26 अक्टूबर 1890 में उनका जन्म हुआ था और 1890 में जन्म होने के बाद 1931 को उनका देहांत हो गया था। मात्र बहुत कम 40 वर्ष की आयु में ही वो उनका निधन हो गया था। लेकिन वो पत्रकार भी थे और प्रताप हिंदी एक पत्रिका के संपादक भी वो रहे हैं और प्रयागराज संयुक्त प्रांत में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके अलावा आज अगर हम बताएं आपको तो अंतर्राष्ट्रीय गुलाम दिवस भी मनाया जाता है। जो लोग गुलाम होते हैं या उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, ऐसे लोगों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों। और वो भी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। अब मैं सीधे ही आपको बता देता हूँ, आज जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है योगी आदित्यनाथ के, दोस्तों ये बहुत चर्चित और पूरे देश का सबसे बड़ा प्रांत है, सूबा है दोस्तों। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री के रूप में अपने 0.2 कार्यकाल की शुरुआत करते हुए दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम कहे या फिर अटल स्टेडियम कहे, इसमें उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। और दोस्तों कुल 52 मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के रूप में शपथ ली है और राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि थे, अमित शाह भी थे और राज्यपाल आनंदीबेन ने शपथ दिलाई है दोस्तों सभी मंत्रियों को। और इनमें मैं आपको बताऊं तो 18 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है और 14 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट मंत्रियों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से जल्दी से बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 2 उप मुख्यमंत्री अर्थात डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दोस्तों। और दोनों ही ब्रजेश पाठक ये नए हैं, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा है। और केशव मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो 2 ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद, राकेश सचान, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और नंद गोपाल नंदी के अलावा अरविंद शर्मा और योगेंद्र उपाध्याय, सूर्य प्रताप शाही, बेबी राय मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी, इसके अलावा अनिल राजभर, आशीष पटेल, संजय निषाद और एलएन चौधरी, जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी आदि को कैबिनेट में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ये आज की भारत की खास खबर आप माने। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम उस राजनीतिक परिवार की समीक्षा करते हैं जो कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत अहमियत रखता है। और उस परिवार का विस्तार, उस परिवार की भव्यता इस कदर है कि हमने इससे पहले दोस्तों कसवां परिवार की, जो उत्तरादावास के कसवां परिवार है, ज्ञान सिंह चौधरी परिवार की समीक्षा की थी। आज हम समीक्षा कर रहे हैं दोस्तों गांधी बड़ी के खेताराम बेनीवाल के परिवार की। दोस्तों खेताराम बेनीवाल ये पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के दादा हैं और पूर्व या भूतपूर्व विधायक कहें हरदत्त सिंह बेनीवाल के पिता हैं।
दोस्तों इस परिवार में 2 विधायक रहे हैं, 2 नहीं माफ कीजिएगा 3 विधायक इस परिवार में रहे हैं। एक तो सबसे पहले इस परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि की मैं अगर बात करूं तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि या नींव डालने वाले थे खेताराम जी बेनीवाल के बड़े बड़े लड़के हरदत्त सिंह बेनीवाल। दोस्तों खेताराम जी बेनीवाल जो कि गांधी बड़ी का बहुत बहुप्रतिष्ठित परिवार है, इनके 4 पुत्र व एक पुत्री थी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बड़े बड़े हरदत्त सिंह बेनीवाल, उसके बाद में चंदूलाल बेनीवाल, उसके बाद में नथिया देवी पुत्री रही, इसके बाद में नंबर 4 पर पतराम बेनीवाल और नंबर 5 पर दयाराम बेनीवाल जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है। दोस्तों तो ये 5 पुत्र थे खेताराम बेनीवाल के परिवार में। और हरदत्त सिंह बेनीवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों उन्होंने राजनीतिक नींव तैयार की इस बेनीवाल परिवार की, और परिवार के प्रथम विधायक भी ये माने जा सकते हैं। दोस्तों 1952 में इन्होंने अपना प्रथम चुनाव लड़ा, जो कि देश के बाद में दोस्तों राजस्थान में मैं कहूँ विलय के बाद में जो रियासतों का विलय हुआ था, उसके बाद में जो राजस्थान के प्रथम चुनाव थे 1952 में, वो प्रथम चुनाव यहाँ हरदत्त सिंह बेनीवाल ने भी लड़ा था। दोस्तों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दिग्गज परिवार ये हो सकता है और कितनी पुरानी इस परिवार की राजनीति है। दोस्तों ये परिवार नया राजनीतिक परिवार नहीं है। हरदत्त सिंह बेनीवाल 1952 में मैं कहूँ तो आपको प्रथम चुनाव लड़कर इस प्रथम चुनाव में हंसराज आर्य दोस्तों विधायक बने थे। हंसराज आर्य 13,363 वोट लिए थे हंसराज आर्य ने, और कांग्रेस की टिकट से 56.50% मत मिले थे, जो कि भादरा विधानसभा में अब तक के सबसे ज्यादा बड़ा मत प्रतिशत ये है हंसराज आर्य का। दोस्तों यहाँ रनर रहे थे, प्रथम ही चुनाव में रनर रहे थे हरदत्त सिंह बेनीवाल, जो कि KMPP पार्टी से चुनाव लड़े और उनको 6,416 मत आए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार हंसराज को 13,363 मत मिले थे। तो अच्छा खासा मत प्रतिशत हरदत्त सिंह बेनीवाल को मिला। इसके बाद में हरदत्त सिंह बेनीवाल ने शानदार कैंपेन चलाई और भादरा विधानसभा में काफ़ी मेहनत की, और 1962 में हरदत्त सिंह बेनीवाल चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल भादरा के विधायक बने। दोस्तों 24,823 वोट लेकर निर्दलीय विधायक बने थे। दोस्तों इसके बाद में अगर इस परिवार का जिक्र करें, पहले कंप्लीट करते हैं इसी परिवार से, सबसे बड़ा परिवार है। और हरदत्त सिंह बेनीवाल परिवार में दोस्तों 3 पुत्र व 2 पुत्रियां इनके रही है, और नरेंद्र बेनीवाल पुत्र है जिनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनका परिवार दोस्तों जयपुर में रहता है। पप्पू उर्फ भूपेंद्र उसके पुत्र है, एक पुत्री भी है, वो परिवार जो है जयपुर में रहता है। इसके अलावा योगेंद्र भी है पुत्र, वो भी दोस्तों उनका भी निधन हो चुका है। और देवेंद्र भी पुत्र है हरदत्त सिंह जी के, वो उनका भी देहांत हो चुका है। और 2 पुत्रियां भी रही है। दोस्तों एक का देहांत हो चुका है, एक मौजूद है, लेकिन योगेंद्र सिंह का परिवार भी है दोस्तों, पूरा परिवार है। और नरेंद्र सिंह का परिवार भी है, और देवेंद्र सिंह का भी परिवार है, जिनके 3 पुत्रियां हैं, एक पुत्र है गजेंद्र के रूप में। और तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये परिवार है, पूरा परिवार है हरदत्त सिंह बेनीवाल का। इसके बाद में नंबर आता है दोस्तों नंबर 2 चंदूलाल बेनीवाल। ये परिवार भी राजनीतिक परिवार है, और खेताराम जी के परिवार में मैं आपको बताऊं तो 3 पुत्रों का जो है राजनीतिक वजूद भादरा विधानसभा में रहा है, जिसकी नंबर 2 पर आते हैं चंदूलाल बेनीवाल। इनके भी दोस्तों माड़ी देवी पीतम्बर सिंह पुत्र रहे हैं, लीला देवी विक्रम सिंह पुत्र रहे हैं, शेर सिंह बेनीवाल पुत्र रहे हैं, दलीप सिंह संतोष भीम सिंह बेनीवाल जैसे इनके पुत्र रहे हैं। दोस्तों इनका भी मैं आपको बताऊं तो सभी का अपना अपना वजूद रहा है, और राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा इनका नहीं। शेर सिंह बेनीवाल जरूर कांग्रेस के नेता रहे, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पर शेर सिंह बेनीवाल नहीं ले, लेकिन कांग्रेस में संगठन में विभिन्न पदों पर शेर सिंह बेनीवाल जरूर रहे हैं, जो कि भीम सिंह बेनीवाल के बड़े भ्राता है। तो दोस्तों भीम सिंह बेनीवाल भी विभिन्न पदों पर रहे हैं,
और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं राजनीतिक रूप से। 2008 में इनको भाजपा और इन लोगों की एक समझौते में आई सीट से यहाँ चुनाव भी लड़ा। गनीमत रही कि यहाँ दोस्तों ज़्यादा वोट तो नहीं आए, विधायक नहीं बने, लेकिन नेता माने जाते हैं, अच्छे खासे नेता भीम सिंह बेनीवाल माने जाते हैं। मात्र 5500 वोट ही इनको मिले थे। और इनका पुत्र है अजीत बेनीवाल, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बार चुनाव लड़ने की अपनी ताल ये ठोक चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो खेताराम जी बेनीवाल के जो नथिया पुत्री है, उनके भी पूरा परिवार है, उनका भी पूरा परिवार है दोस्तों। इसके अलावा नंबर 4 पर पतराम बेनीवाल जो है वो कोई ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी इस परिवार की नहीं रही है दोस्तों। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊं तो 2 पुत्र हैं, वीरेंद्र और इसके अलावा अनिल, और इसके अलावा पुत्रियां हैं 3। और ये गैर राजनीतिक परिवार में पतराम बेनीवाल के परिवार को मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ आधिकारिक रूप से दोस्तों बड़े बड़े पदों पर जो है इस परिवार के सदस्य रहे हैं। और इसके अलावा अब मैं जिक्र करूँगा दोस्तों इस राजनीतिक परिवार के धुरंधर नेता रहे हैं दयाराम बेनीवाल। दोस्तों जरूर राजनीतिक नींव इस परिवार की खेताराम बेनीवाल परिवार की हरदत्त सिंह बेनीवाल ने बनाई, लेकिन दयाराम बेनीवाल ने इस राजनीतिक नींव को, इस परिवार की बागडोर को जो है बहुत भव्यता प्रदान की। दोस्तों दयाराम बेनीवाल बहुत बाद में नहीं, 1962 में विधायक बने थे हरदत्त सिंह चौधरी, लेकिन उसके बाद में 1965 में ही चौधरी दयाराम बेनीवाल बादरा से विधायक बने थे। तो चौधरी दयाराम बेनीवाल दोस्तों प्रधान भी रहे हैं, और ये प्रधान रहे हैं 18/6/1972 से लेके 17/5/1977 तक। ये बादरा जो पंचायत समिति है उसके प्रधान भी रहे हैं। तो प्रधान कौन कौन विधायक है वो रहे हैं उसका भी हम आज जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे। दयाराम बेनीवाल द्वारा जो भव्यता इस परिवार की राजनीति को प्रदान की गई, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 1965 के चुनाव में विधायक बन चुके थे दयाराम बेनीवाल। बेशक ये 2 वर्ष के लिए ही विधायक रहे थे। इसके बाद में इनको अगर बताऊं तो 2 पुत्रियां, 1 पुत्र है संजीव बेनीवाल। तो दोस्तों हम जिक्र करते हैं संजीव बेनीवाल का। संजीव बेनीवाल इस पूरे बेनीवाल परिवार की दोस्तों एक ऐसी शान, आन बान शान है जो कि बहुत आगे तक राजनीति में इस खेताराम बेनीवाल परिवार को लेकर गए हैं। और उनके दादाजी खेताराम बेनीवाल का नाम दोस्तों राजनीतिक रूप से रोशन करने वाला नाम संजीव बेनीवाल का रहा है। और दोस्तों संजीव बेनीवाल ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, इन्होंने अपने राजनीतिक गुण हैं दोस्तों वो अपने पिता से सीखे हैं और अपने ताऊ से भी सीखे हैं, लेकिन अपने पिता और ताऊ से सीखे राजनीतिक गुण, क्योंकि संजीव बेनीवाल के ताऊ भी बादरा विधानसभा के विधायक रहे हैं 1962 में। तो मैं कहूँगा कि राजनीति उनको विरासत में मिली है। और कैसी राजनीति यहाँ करनी है इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है। स्वर्गीय लालचंद रूडी की राजनीति को और ज्ञान सिंह चौधरी कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी राजनीति को बहुत गहराई से देखा है। और अपनी राजनीति में इनका मिश्रण दोस्तों, मिश्रण का समावेश अपनी राजनीति में संजीव बेनीवाल ने किया है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि 1993 में जिस राजनीतिज्ञ ने, जिस शख्स ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, वो राजनीतिज्ञ अभी तक दोस्तों डटा हुआ है। और आज भी बादरा विधानसभा की बात करें तो सर्वाधिक पसंदीदा नेता के रूप में संजीव बेनीवाल की पहचान विद्यमान है। तो कुल मिला के बात करते हैं 1993 में कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की टिकट यहाँ उनको नहीं दी गई। यहाँ कांग्रेस की टिकट के बहुत प्रबल दावेदार थे ज्ञान सिंह चौधरी, जिनकी टिकट यहाँ उनको नहीं दी गई, उनकी टिकट काटी गई। और यहाँ दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं तो यहाँ टिकट दी गई डॉक्टर सुरेश चौधरी को, जो कि राजनीति में नया नाम था, नया पदार्पण था। और जयपुर में राजनीति की युवा राजनीति के बाद में जो है वो बादरा विधानसभा में किस्मत आजमा रहे थे। और पहले ही विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की टिकट लेकर 23,000 वोट भी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने प्राप्त किए। लेकिन यहाँ राजनीति की शुरुआत
करने वाले संजीव बेनीवाल ने 1993 में चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद में तैयारियों में जुट गए, क्योंकि वो जानते थे कि भादरा की राजनीति किस प्रकार से है, क्योंकि उन्होंने विरासत में राजनीति सीखी। और 1998 आते आते उन्होंने इतना अपना अच्छा खासा राजनीतिक वजूद इस विधानसभा में बना लिया था कि उनको कांग्रेस की टिकट से नवाजा गया। और दोस्तों कांग्रेस की टिकट मिली और 41,624 मतों के साथ भादरा विधानसभा के प्रथम बार विधायक बने संजीव बेनीवाल। लेकिन ये कार्यकाल उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कामकाज जरूर इस कार्यकाल में अच्छे हुए होंगे, लेकिन इस अच्छे कामकाज के दौरान भी दोस्तों यहाँ ओंकारलाल जाट का भूत संजीव बेनीवाल को बहुत परेशान और हैरान करने वाला था, क्योंकि यहाँ से ज़मीनों का जो अलॉटमेंट हुआ दोस्तों, यहाँ संजीव बेनीवाल बेशक नए थे और बहुत ज़्यादा राजनीति के जानकार नहीं हुए थे, और यहाँ इन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक रूप से मार भी खाई। तो 1998 में अपनी 5 साल की राजनीति के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ भादरा विधानसभा में सीखा, राजनीति को गौर से देखा, अन्य नेताओं की राजनीति को भी देखा, लेकिन यह कार्यकाल उनका फ्लॉप माना जाएगा। तो इसके बाद में दोस्तों लगातार लगे रहे, लेकिन जनता एक बार जिस किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो उसको जल्दी से माफ नहीं करती है। लेकिन हाँ, उसकी राजनीति अगर भादरा विधानसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय और बढ़िया तरीके से सुधार करते हुए उसकी राजनीति जनता को, लोगों को नजर आती है, तो जरूर उसको आगे 1 दशक बाद या 1 योजना बाद या 2 योजना बाद या 3 योजना बाद फिर से मौका दिया जा सकता है। ऐसा भादरा विधानसभा की जनता ने दोस्तों करके भी दिखाया है, जाहिर भी किया है। तो इसके बाद में दोस्तों 98 के बाद में 2003 में, जो कि 93 में टिकट कांग्रेस की लेकर अपना राजनीतिक वजूद बनाया था डॉक्टर सुरेश चौधरी ने, 2000 में यहाँ एक रेणु हत्याकांड हुआ। उसके अंदर एक युवक ने, छात्र ने दोस्तों चाकुओं से गोंदते हुए छात्रा की हत्या की, स्कूल परिसर में ही, जो बड़ा स्कूल है, और खुद की भी नसें काट कर गर्दन की दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। तो ये मामला इस कदर गरमाया पूरे राजस्थान की राजनीति में कि यहाँ दोस्तों लालचंद डूडी भी नेता थे, बड़े नेता थे, उनके हाथ में भी बागडोर थी, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी युवा नेता थे, उन्होंने ये बागडोर दोस्तों एक प्रकार से छीन ली और इसका नेतृत्व पूरे भादरा विधानसभा का करते हुए नजर आए और युवाओं की बहुत बड़ी फौज खड़ी की और कई मीटिंगें की और जिस प्रकार से लीड करते हुए इस राजनीति को किया। यहाँ दोस्तों अंत में क्या हुआ, थाने का घेराव हुआ और गोलियां चली और उस गोलियों में असलम नामक एक युवक की मृत्यु भी हुई, जिसका दोस्तों शहीद दिवस भी 7 जनवरी को मनाया जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ से ऐसी शुरुआत हुई कि डॉक्टर सुरेश चौधरी एक प्रकार से हीरो बनकर उभरे और 2003 के चुनाव में वो 37,000 कुछ वोट लेकर 993 वोट लेकर 37,993 वोट लेकर विधायक बने, प्रथम विधायक। और यहाँ अगर मैं जिक्र करूँ तो डॉक्टर सुरेश चौधरी बेशक यहाँ विधायक बने, नंबर 2 पर विमला डूडी रही, क्योंकि लालचंद डूडी का प्रधान पद पर रहते हुए निधन हो गया था दोस्तों। तो लालचंद डूडी का जब निधन हुआ प्रधान पद पर रहते हुए, तो एक प्रकार से प्रधान पद प्रमोद महाजन को वहाँ बनाया गया था। उसके बाद में जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो जयदीप डूडी को 18/2/2004 से 10/2/2005 तक प्रधान बनाया गया और जयदीप डूडी ने प्रधान की बागडोर संभाली थी। तो दोस्तों यहाँ विमला डूडी स्वर्गीय लालचंद डूडी की धर्म पत्नी, उनको सिंपैथी जताते हुए भाजपा ने, पार्टी ने बीजेपी की टिकट दी और बीजेपी की टिकट से विमला डूडी ने दोस्तों 33,327 वोट लिए थे और रनर रही थी डॉक्टर सुरेश चौधरी के साथ। लेकिन यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, नंबर 3 पर रहे थे संजीव बेनीवाल, जिनको कांग्रेस की टिकट दी गई थी, क्योंकि 1998 में वो कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। तो कांग्रेस पार्टी ने संजीव बेनीवाल एक बार फिर विश्वास किया, लेकिन यहाँ संजीव बेनीवाल ने 28,400
37 वोट लिए थे, 3 नंबर पर रहे थे। उसके बाद में लगातार फिर वो राजनीति में निखार करते गए, क्योंकि जनता ने यहाँ सबक सिखाया था संजीव बेनीवाल को 2098 की राजनीतिक गलतियों के लिए। और उसके बाद में 2008 का चुनाव हुआ दोस्तों, तब 2008 के चुनाव में भी जनता ने एक प्रकार से संजीव बेनीवाल को दरकिनार किया और एक प्रकार से जनता ने नदारद रखा अपनी नजरों से। यहाँ जयदीप डूडी 76,071 वोट लेकर प्रथम बार विधायक बने। यहाँ लालचंद डूडी की सिंपैथी भी आप मान सकते हैं। डूडी परिवार बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों, इस परिवार की भी हम आगे समीक्षा करेंगे अगले वीडियोस में। तो कुल मिला के यहाँ 49.3% वोट लिए जयदीप डूडी ने, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हंसराज बेनीवाल ने जो 56.50% वोट लिए थे, बादरा विधानसभा की सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत जो हंसराज आर्य की थी। उसके बाद में अगर 2 नंबर की जीत जो बादरा विधानसभा की अगर कहें तो वो जयदीप डूडी की रही 49.3% मत लेकर। यहाँ संजीव बेनीवाल नंबर 2 पर रहे दोस्तों, रनर रहे। यहाँ फिर एक बार 2008 में कांग्रेस की टिकट संजीव बेनीवाल को थमाई गई। कांग्रेस की टिकट पर संजीव बेनीवाल के लिए फिर से रास्ते खुले थे और 40,796 वोट लिए संजीव बेनीवाल ने। यहाँ 26.4% वोट संजीव बेनीवाल ने लिए, नंबर 2 पर रहे। इसके बाद में संजीव बेनीवाल की राजनीति में निखार शुरू हुआ दोस्तों। बहुत टिकी हुई राजनीति की और मौका परस्ती की भी राजनीति मैं कहूँगा उसके बाद में की। मौका देकर राजनीति का एक प्रकार से पासा पलट देना और बादरा विधानसभा क्षेत्र की जनताओं की मंशा को समझना और राजस्थान की राजनीति को भी एक प्रकार से समझना, संजीव बेनीवाल की ये गहरी राजनीति यहाँ देखी गई। उसके बाद में 2013 का चुनाव जब सर पर आया तो दोस्तों यहाँ भाजपा की टिकट लाइन में, टिकट दौड़ में 14 बड़े बड़े चेहरे थे, जिनमें ज्ञान सिंह चौधरी भी थे, डॉक्टर सुरेश चौधरी भी थे और इसी परिवार के राजीव कस्वा भी थे दोस्तों। इसके अलावा बड़े बड़े नाम थे, रामकिशन बाकर, अमर सिंह पूनिया, बहुत बड़े बड़े नाम थे, हवा सिंह सहू, राजेंद्र टोकसिया का भी नाम था, अशोक सैनी का भी नाम था दोस्तों। बड़े बड़े 14 नाम थे, लेकिन सभी नामों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के सर्वे में और भाजपा के सर्वे में, दोनों ही पार्टियों के राजस्थान में सर्वे में दोस्तों, प्रदेश कार्यालय में संजीव बेनीवाल का नाम टॉप लिस्ट में गया था। कि हर किसी से भाजपा ने पूछा कि जो 14 चेहरे थे आपका मुकाबला किससे, तो सभी ने दूसरा नाम जो है अपना मुकाबला वो है वो संजीव बेनीवाल के साथ बताया था। और यही कमजोरी थी उनकी, क्योंकि सभी अपना अपना मुकाबला संजीव बेनीवाल से बता रहे थे। तो संजीव बेनीवाल काफ़ी भारी इस चुनाव में नज़र आ रहे थे और अपना वजूद इतना कद बना चुके थे कि वो राजनीति के शिरोमोर बनने वाले थे दोस्तों। तो कुल मिला के 2013 के इस चुनाव में एन वक्त पर अंतिम समय में जो वसुंधरा राजे और संजीव बेनीवाल की बात हुई, उसके बाद में दोस्तों अंतिम समय में टिकट जो है भाजपा की संजीव बेनीवाल को थमा दी गई और यहाँ राजनीतिक पाला बदले संजीव बेनीवाल। कांग्रेस में वर्षों की राजनीति करने के बाद में यहाँ भाजपा ही हो गई और 2013 में संजीव बेनीवाल को भाजपा की टिकट मिली और 65,040 वोट लेकर 35.6% वोट के साथ वो क्षेत्र के विधायक बने। यहाँ बलवान पुनिया नंबर 2 पर रहे 38,552 वोट लेकर। सुखदेव सिंह शेखावत दोस्तों यहाँ 33,666 वोट लेकर नंबर 3 पर रहे। सुखदेव सिंह शेखावत इससे पहले तारनगर विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके थे, 13,500 से कहीं अधिक वोट वहाँ लिए थे। तो कुल मिला के ये 2013 का चुनावी दृश्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिला के यहाँ एक बार फिर संजीव बेनीवाल विधायक बने, अच्छा कामकाज रहा। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे का जो राजस्थान में है दोस्तों विरोध हुआ और शीर्ष नेतृत्व भाजपा के दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि टीम से वसुंधरा के अच्छे संबंध नहीं होने के चलते यहाँ एक नारा बहुत तेजी के साथ फलीभूत हुआ राजस्थान में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा दोस्तों इतना फलीभूत हुआ कि वसुंधरा राजे के अच्छे काम को भी लोगों ने दरकिनार कर दिए।
और यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने बाद में, और अशोक गहलोत को बागडोर सौंपने का यहाँ जो है मन बनाया। लेकिन 2013 में मैं आपको बताऊं, यहाँ माफ़ कीजिएगा, वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनी थी, और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही संजीव बेनीवाल यहाँ 65,040 वोट लिए थे। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ भ्रमित हो गया था। 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के केंद्र भाजपा की केंद्र राजनीति से जो वसुंधरा राजे का टकराव था, वो 2018 का नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और संजीव बेनीवाल ने 2013 में जो राज किया दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के 20 वर्षों के संघर्ष ने बैकफुट पर धकेला। और इसके बाद में भी बहुत से फैक्टर भादरा में, जैसा कि है, कई फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। यहाँ आगे जो है संजीव बेनीवाल नंबर 2 पर रहे थे। बलवान पूनिया का फैक्टर जो है बहुत तेजी के साथ चला, क्योंकि 20 वर्षों का संघर्ष यहाँ हावी रहा। और बलवान पूनिया का एक जो गाना है वो दोस्तों क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं नारे के रूप में फेमस हुआ कि तेरी लहर कसूती रहे। तो दोस्तों इसी नारे की और बलवान पूनिया की बदौलत जो है यहाँ संजीव बेनीवाल एक बार फिर नंबर 2 पर रहे, और यहाँ 59,051 वोट लिए, 29% यहाँ मत प्राप्त हुए संजीव बेनीवाल को। ज़्यादा ग्राफ नीचे नहीं आया, और आज फिर संजीव बेनीवाल का ग्राफ जो है क्षेत्र में काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है। बलवान पूनिया 82,204 वोट लेकर 41% वोट लेकर विधायक बने हैं, और 3 वर्ष से अधिक का कार्यकाल अब तक हो चुका है। और विधायक जो बने थे वो प्रधान कौन कौन बने हैं दोस्तों? हंसराज आर्य जो प्रथम विधायक थे भादरा के, वो भी प्रधान बने हैं 61 से 1965 तक। इसके अलावा दयाराम बेनीवाल जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है, वो भी प्रधान बने थे 1972 से 1977 तक। और स्वर्गीय लालचंद डुड्डी भी दोस्तों प्रधान बने थे। और उसके बाद में संसदीय सचिव रहे जयदीप डुड्डी भी यहाँ 18/2/2004 से 10/2/2005 तक प्रधान बने थे। तो ये विधायक भादरा के 4 जो है वो प्रधान भी बने थे। तो ये रहा दोस्तों खेताराम बेनीवाल परिवार की समीक्षा और उसका पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। आप जल्दी से हम आपको दोस्तों मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। दोस्तों मंडी के भाव आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 30वां दिन है और जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है दोस्तों। अभी तक गुंजाइश नहीं है कि युद्ध रुकने को है या फिर कितना लंबा खींचेगा। तो वैश्विक परिदृश्य को अगर इस प्रकार से 2 ही शब्दों में समझे तो पूरी दुनिया के लिए संकट की घड़ी नजर आने लगी है, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अभी दुनिया से टला नहीं है। तो दोस्तों मंडी के भाव शुरुआत करते हैं भादरा से। आज ग्वार के भाव 5700 से 5850 और 5775 औसत भाव रहे हैं। गंगानगर मंडी में ग्वार के भाव 5700, सरसों के भाव 6350 और नरमा के भाव 11,100, जबकि गेहूं के भाव 2128 रहे। चना के भाव 4601, जबकि मूंग के भाव 6780 गंगानगर मंडी में रहे। हनुमानगढ़ मंडी का जिक्र करें तो जो यहाँ दोस्तों 2,999 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका है। अच्छा भाव जौ को मिला है। सरसों के भाव 6771, जबकि नरमा के भाव 11,400 रहे। नरमा के भाव में तेजी खूब देखी जा रही है दोस्तों। दिल्ली में सरसों देखे तो 6700 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि जयपुर में सरसों 7850 है। और आदमपुर मंडी में सरसों के भाव 6622 है। नरमा के भाव 10,390 है, जबकि संगरिया मंडी में नरमा दोस्तों 11,070, ग्वार के भाव 5651, सरसों के भाव 6680 और मूंग के भाव 5700। और नौर मंडी में चना 4760, ग्वार के भाव 5815, सरसों के भाव 6888, जबकि मोट के भाव 6451, मूंग के भाव 7051 और गेहूं 2100 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। जो यहाँ 3050 बिका है दोस्तों, जबकि बाजरा 2130 है। जबकि राउतसर मंडी में सरसों 6651, बरवाला मंडी में 6400 सरसों बिकी है। बीकानेर मंडी में सरसों 63, जबकि गोलवाला मंडी में सरसों 6461, सरसा मंडी में सरसों 6380, नरमा 11,021, जबकि कपास 8,075, गुमार 5555 और ऐलनाबाद मंडी में सरसों
60 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। जबकि आज मौसम का मिजाज देखें तो दोस्तों 37% डिग्री, आज 37 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा है और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली है। मात्र 3% बादल थे। रात्रि को भी मात्र 1 से 2% ही बादल रहेंगे और 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। कल 26 मार्च को दोस्तों 22 से 34 डिग्री टेम्परेचर, सुबह 36 से 38 डिग्री दोपहर को, जबकि 30 से 36 शाम को रहेगा। तो 40 डिग्री से अभी भी टेम्परेचर नीचे बना हुआ है। 4 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चलेगी दोस्तों। 43 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी लगेंगे। बादल बिल्कुल नहीं होगा, मौसम साफ होगा, लेकिन हवा से ठंडक बनी रहेगी। रात्रि को दोस्तों 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होंगे। तो आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।